उज्जैन और धुड़ेली पर्व पर पुलिस की नजर शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर होगी। पर्व पर ड्रिंक एंड ड्राइव को रोकने के लिए जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स लगाकर वाहन चालकों की पुलिस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल में लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण मानस भवन में भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथियों एवं कलेक्टर ने इस योजना को नारी सशक्तिकरण की दिशा में कारगर बताया है। मानस भवन में लाडली बहना योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ। सशक्त नारी, सशक्त समाज एवं सशक्त परिवार की अवधारणा को साकार करने वाली इस योजना को सांसद एवं भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने बेहद कारगर बताया है। इस योजना के तहत 1000 रुपये राशि महिलाओं के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट दी जाएगी। योजना के लिए पात्र महिलाओं की जो पात्रता है वो महिला स्थानीय निवासी होनी चाहिए और उनका समग्र होना चाहिए। यही कुछ पात्रताएं हैं। जो मुख्य दस्तावेज हैं जो उनको लेके आने हैं वो समग्र में KYC होना अनिवार्य है फॉर्म भरने के पूर्व। आधार कार्ड उनका अपडेटेड होना चाहिए एवं जो उनका महिला का स्वयं का बैंक खाता है वो आधार से लिंक्ड होना चाहिए एवं उसमें DBT की फैसिलिटी होनी चाहिए। इसमें बहनों को प्रति माह 1000 रुपये की राशि उनके खाते में आएगी और वो बहनें 23 वर्ष से लेके 60 वर्ष के अंदर रहेंगी और इसका हर माह लाभ लेंगी। खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम द्वारा सदर, रामपुर, विजयनगर समेत अन्य स्थानों में फेरी लगाकर दूध बेचने वाले विक्रेताओं से भी दूध के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। वहीं उनसे FSSAI लाइसेंस के बारे में पूछताछ की गई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने फेरी लगाकर दूध बेचने वाले विक्रेताओं से लाइसेंस संबंधी पूछताछ की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि उनकी टीम ने सदर, विजयनगर, रामपुर, एकता चौक, कचनार सिटी समेत अन्य स्थानों में दूध विक्रेताओं और मिष्ठान भंडारों से नमूने लेकर जांच के लिए भोपाल भेजे हैं और साथ ही बिना FSSAI लाइसेंस के खाद्य कारोबार करने वाले 5 फेरी दूध विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। मेडिकल अस्पताल के जनरल सर्जरी वार्ड नंबर 14 में एक बड़ी लापरवाही के चलते डॉक्टर्स रूम में आग लग गई। इस घटना से वार्ड में अफरा तफरी मच गई और लोगों की मदद से मरीजों को बाहर निकाला गया। वहीं मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों और अस्पताल स्टाफ ने आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स रूम में पानी गर्म करने वाली रॉड चालू थी, जिसकी वजह से ये आगजनी हादसा हुआ। मेडिकल अस्पताल के वार्ड नंबर 14 में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। वार्ड में फैला दमघोंटू धुआं मरीजों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। आनन फानन में मरीजों को वार्ड से बाहर निकाला गया और इस दौरान स्टाफ एवं कुछ अन्य लोगों की मदद से दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। दमकल कर्मियों ने बताया कि ड्यूटी डॉक्टर रूम में किसी ने पानी गर्म करने वाली रॉड को चालू छोड़ दिया था, जिसकी वजह से आग लगी थी। यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेके गाड़ी तो वहां जाके देखा कि 14 नंबर वार्ड में जो डॉक्टर रूम होता है उसमें पानी की रॉड लगी हुई थी, जो कि शॉर्ट सर्किट होके जलने लगी और जलने से वो कमरा बंद रहा। तो किसी ने देख नहीं पाया तो उसमें धुआं भर गया था। जब उसको देखा गया, धुआं निकला तो उसको देखा गया, कमरा खोला तो धुआं था और पानी की रॉड से कुछ सामग्री रही वो जली और बाकी सब सुरक्षित रहा। कहीं किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। गौरतलब है कि इसके पूर्व में भी मेडिकल में दुर्घटना सामने आई है, लेकिन इस बार हुई लापरवाही के लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी ये देखना बाकी है।
पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि आधारताल स्थित अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास को खाली कराकर शहर के बाहर 25 किलोमीटर दूर भेजा जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी बिल्डर के साथ मिलकर छात्रावास की महंगी जमीन को ठिकाने लगाने की कोशिश में हैं। आधारताल स्थित शासकीय अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास में निवास कर रहे छात्रों के निवेदन पर छात्रावास पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने छात्रावास का निरीक्षण कर स्थितियों का जायजा लिया। छात्रावास में निवास कर रहे छात्रों ने दिग्विजय सिंह को बताया कि छात्रावास के भवन जर्जर हो चुके हैं, इनकी मरम्मत की जरूरत है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जबकि नए भवन बनाने के नाम पर पुराने भवन तोड़े जा रहे हैं। अभी वर्तमान में जो है स्थिति ऐसी है कि हमारे छात्रावास जर्जर हो चुके हैं। इसको जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा निरीक्षण करके और कंडम घोषित तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है ना इसे स्वीकृत कर रहे हैं ना कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये हमारी जो है बहुत लंबे समय की लड़ाई है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी से फर्जी तरीके से भूमि पूजन करवाया, जिसका 18 सितंबर को, जिसका आज भी कार्य उसका प्रारंभ नहीं किया गया। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर छात्रावास की यही सभी भवनों को डिसमेंटल कर दिया गया है। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने पता नहीं कहाँ से, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन को देखा, तो उनने अपनी निधि से 11 लाख कुछ पैसे उनने इसको रिनोवेशन के लिए वहाँ से भेजा था, तो उस पैसे का भी यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी वर्तमान में 4 हॉस्टल को इनने डिसमेंटल कर दिया गया है। वहीं दिग्विजय सिंह ने बताया कि उन्होंने मध्य से 11.5 लाख रुपए छात्रावास की मरम्मत के लिए दिए थे, लेकिन इस पैसे से भी काम नहीं कराया गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि छात्रावास की महंगी जमीन को किसी बिल्डर को देने की तैयारी है। छात्रावास को 25 किलोमीटर दूर शिफ्ट किए जाने का षड्यंत्र चल रहा है। ये मौके की जमीन है और यहाँ पर मरम्मत अगर हो जाए तो छात्रों को सुविधा होगी। जो जानकारी मिली है, यहाँ से इसको हटाकर बाहर भेजा जा रहा है 25 किलोमीटर दूर। अब वो बच्चे यहाँ पर रोज यहाँ पे पढ़ने कैसे आएंगे, इनके कॉलेज वगैरह सब यहाँ पर ही हैं। तो इसलिए हम लोग इनसे मांग कर रहे हैं, और मैंने अपने एमपी फंड से भी यहाँ मरम्मत के लिए पैसा 11.5 लाख रुपए मैंने दिया, उसका भी खर्च करने से उन्होंने मना कर दिया। बहरहाल आधारताल स्थित इस छात्रावास में करीब 200 छात्र रहते हैं, जो कॉलेज एवं स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। इनका कहना है कि इसी स्थान पर नया भवन बनाया जाए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित आदिवासी विवाह सम्मेलन में बतौर अतिथि शामिल हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नवविवाहित युगलों को आशीर्वाद दिया। इस बीच मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने सत्ता पक्ष एवं आरएसएस समेत आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में आदिवासियों का शोषण हो रहा है। आप लोग 2 कदम चलिएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके पास में 10 कदम। शबरी महासंघ के द्वारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आदर्श आदिवासी विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मीडिया से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि भले ही सरकार आदिवासियों के उत्थान के दावे कर रही है, लेकिन हकीकत में उनका शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से आरएसएस और भाजपा डरे हुए हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं। वो ऐसे काम करते हैं जिसका लाभ बीजेपी को मिलता है। जिस प्रकार से भाजपा की सरकार इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, पत्रकारों को प्रताड़ित कर रही है, उसके खिलाफ बोलने का हक सबको है, हमको भी है और सबको है। भारत जोड़ो यात्रा हाल ही में, और ये क्यों भूल जाते हैं, यही नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब बाहर जाते थे विदेशों में, तो ये कांग्रेस की क्या तारीफ करके आते थे? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तारीफ करके आते थे?
इसके अलावा उन्होंने आगामी चुनाव में कांग्रेस की जीत का भी दावा किया है। सूदखोर की प्रताड़ना का एक मामला कोतवाली थाना क्षेत्र में सामने आया है। पुलिस के अनुसार पंजाब बैंक कॉलोनी निवासी युवक की शिकायत पर सूदखोर मोनू यादव की तलाश की जा रही है। कोतवाली पुलिस ने विजयनगर निवासी सूदखोर मोनू उर्फ राघवेंद्र यादव के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पंजाब कॉलोनी में रहने वाले जय कुमार रजक ने शिकायत दी कि उसने मोनू से कपड़े के व्यापार के लिए 2.5 लाख रुपए उधार लिए थे और ब्याज समेत वो रकम चुका दी, लेकिन मोनू के द्वारा उससे और रुपयों की मांग की जा रही थी। 2,60,000 रुपए कपड़े के व्यवसाय के लिए 10% ब्याज पर उधार लिए थे। तब से लगातार वो ब्याज करते आ रहा है। एक ब्लैंक चेक उसके द्वारा प्राप्त किया गया था मोनू यादव के द्वारा। उस ब्लैंक चेक को ये कह के उसको वापस करने से इनकार कर दिया कि यदि आपने मुझे पैसा ब्याज का और नहीं दिया तो आपका ये चेक बैंक में लगा दूंगा। शिकायत पत्र प्राप्त हुए, जांच की गई। उस पर राघवेंद्र सिंह और मोनू यादव के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी मोनू यादव अभी फरार चल रहा है, गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद मोनू की तलाश शुरू कर दी है। चरगवा थाना क्षेत्र के ग्राम धरती कछार से लापता हुए युवक के अपहरण का आरोप लगाते हुए परिजनों एवं ग्रामीणों ने हरियाणा फार्म हाउस के सामने विरोध प्रदर्शन किया। युवक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि फार्म हाउस के कुछ लोग उसे बंधक बनाकर ले गए थे, तभी से वो लापता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्राम धरती कछार में रहने वाले फुल्लू बर्मन नाम के युवक का 5 दिन पूर्व हरियाणा फार्म हाउस के कर्मचारियों द्वारा अपहरण किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने फार्म हाउस का घेराव कर दिया और उचित कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया है कि फुल्लू को बंधक बनाकर मारा पीटा है और तभी से वो लापता है। हमारो बच्चे के ले गए हैं जे, तो हमें बच्चे चाहिए। हरियाणा वाले ले गए बांध के, घर से ले गए हैं, मारा है उनने, तो हमें बच्चे चाहिए। बस गोल कर दिया है उनने, तो हमें बच्चे चाहिए। 5 दिन हो गया है, आज कोई जानकारी नहीं। पुलिस ने भी इस मामले को जांच में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। चूंकि कार्य में साक्ष्य संकलन बहुत आवश्यक है और अभी तक कुल्लू बर्मन दस्तयाब नहीं हुआ है, तो पुलिस का पूरा जोर कुल्लू बर्मन की दस्तयाबी पे है। इसकी विवेचना की जा रही है। फार्म हाउस है हरियाणा वालों का। हरियाणा फार्म हाउस विगत 5 वर्षों से धरती कछार गांव के दूसरी ओर लगभग 100 एकड़ के आसपास इन लोगों ने जमीन वहां पे रख करके सब्जियां उगा रहे हैं। पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने घेराव समाप्त कर दिया। जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने मिला नर्सिंग हॉस्टल में, जहां पर दिन दहाड़े एक चोर ने घुसकर चोरी करने का प्रयास किया। हालांकि वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने उसे दबोच लिया और उसे पकड़कर अस्पताल में तैनात पुलिस कर्मी के हवाले कर दिया। ये नजारा है जिला अस्पताल के नर्सिंग छात्रावास का, जहां पर चोरी करने पहुंचे एक चोर को हॉस्टल में मौजूद कुछ लोगों ने चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और इसकी सूचना अस्पताल में तैनात पुलिस कर्मियों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मी ने उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो ये पता चला कि पकड़ा गया युवक मंडला का रहने वाला है और वो हॉस्टल से कूलर चोरी करके ले जा रहा था। पुलिस आरोपी को ओमती थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है। अपने बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दिलाने के इच्छुक अभिभावकों के लिए खुशियों भरी खबर है। वो ये कि शहर में कैम्ब्रिज संबद्धता के साथ लिटिल वर्ल्ड लर्निंग सेंटर का शुभारंभ नेपियर टाउन में किया गया है। पिछले 30 वर्षों से सीबीएसई के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के साथ लिटिल वर्ल्ड स्कूल संचालन करने वाले परिवार ने एक और बड़ी सौगात इस शहर को प्रदान की है। इनके द्वारा नेपियर टाउन में नवीन विद्या भवन के पास लिटिल वर्ल्ड लर्निंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है। ये सेंटर कैम्ब्रिज से संबद्धता प्राप्त है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के आधार पर इसे डिजाइन किया गया है। यूके, जर्मनी, सारे कंट्रीज अपने बच्चों को
न्यू बॉर्न बच्चे से स्टार्ट कर देते हैं कि इनको कैसे डेवलप करना है, क्योंकि 0 to 5 सबसे इम्पोर्टेंट टाइम रहता है बच्चे के एजुकेशन के लिए। यही सब दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने ये स्कूल स्टार्ट किया है कि यहाँ पे हम अपनी फ्यूचर जनरेशन ऐसी बनाए जो कि पूरी दुनिया में जा सके जबलपुर से। संचालकों ने बताया इस लर्निंग सेंटर को प्रतिष्ठित सलाहकार ACE की अकादमिक साझेदारी में प्रारंभ किया गया है। हमारी कोशिश है कि हम जबलपुर को एक ऐसा मॉडल स्कूल बना दे जहां पूरे देश के बच्चे ये स्कूल से सीखें, जो एग्जाम्पल सेट किया है, जो टीचर ट्रेनिंग किया है। और हम नंबर 1 एजुकेशन बोर्ड से जुड़े हुए हैं। इट्स डोमिनेंट इन 160 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। लर्निंग सेंटर के संचालकों ने बताया कि प्ले ग्रुप 1 से इस शिक्षण सत्र की शुरुआत होगी। होली एवं शब-ए बारात पर्व के मद्देनजर जन सामान्य में सुरक्षा की भावना कायम रखने और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस के द्वारा पैदल गश्त किया जा रहा है। पैदल गश्त की इसी श्रृंखला में हनुमानताल पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की गई और साथ ही लोगों से भी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई। आगामी जो त्यौहार हैं होली और शब-ए बारात, इसको दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र में पैदल पेट्रोलिंग करके डोमिनेट किया जा रहा है। इससे अपराधियों में भय रहेगा और आम जनता को जो है पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। और इसके लिए हम हनुमानताल के चांदनी चौक क्षेत्र और अन्य जो संवेदनशील क्षेत्र हैं लगातार पैदल पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और रास्ते में जितने भी हमारे गुंडा निगरानी बदमाशों का घर है उनको जा के चेक कर रहे हैं और उनको थाने भेजकर उनके डोजियर भर रहे हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज। रंगों के त्योहार होली पर भी इस बार महंगाई की छाया है। रंग गुलाल पिचकारी से लेकर उन तमाम चीजों की कीमतें ज्यादा हैं जो त्योहार में उमंग उल्लास का रंग घोलती हैं। 30 से 50% तक पिचकारियां महंगी बिक रही हैं। होली के त्योहार पर महंगाई की मार है। रंग गुलाल और पिचकारियां 35 से 50% तक महंगी बिक रही हैं। बच्चों के लिए खरीदारी करने बाजार पहुंच रहे लोगों का कहना है कि खिलौनों की शक्ल में बिकने वाली पिचकारियों की वैरायटी तो एक से बढ़कर एक उपलब्ध है, लेकिन उनकी कीमतें पिछले साल की तुलना में दोगुनी है। रेट इस बार तो बहुत महंगे दिख रहे हैं। जो पहले 30 रुपए की पिचकारी मिल रही थी वो 50 रुपए की मिल रही है अभी। वो बच्चे की 300 रुपए की पिचकारी मिलती थी वो 650 रुपए की मिल रही है। इस बार तो ऐसा लग रहा है बच्चों के लिए होली बहुत दूर है करके ये त्योहार धीरे धीरे बच्चों से दूर होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझको। क्या क्या देखा आपने मार्केट में? मैंने मार्केट में बहुत प्रकार की पिचकारियाँ देखा है। जिस प्रकार से रंग वाली देखा हो, पोंगे वाली देखा है, फायर वाली देखा है, सभी प्रकार की पिचकारी देखा है। पर महंगी इतनी है कि इसको देख के बच्चों को लेने की इच्छा नहीं हो रही है। बच्चों को रेट देख के अभी लेने आया हूँ, देखिए क्या रेट अभी लग तो रहा है, महंगे हैं, काफ़ी महंगे हैं। पिछले बार की अगर तुलना करें तो इस बार महंगा लग रहा है कुछ मेरे को। जो चीज़ें मतलब 500-400 की रेट है 700 बता रहे हैं, देखिए क्या है। वहीं दुकानदारों का भी कहना है कि महंगाई के कारण व्यापार मंदा है। होली में नई वैरायटी आई हुई है, एक से एक कलर आए हुए हैं और कलर स्मोक वगैरह भी आए हुए होंगे। और क्या कहते हैं इस बार पिछली बार से काफ़ी महंगा हुआ है और करीब करीब जो पिचकारी 20 रुपए की मिलती इस समय 40 रुपए करीब की हैगी। और क्या क्या फर्क आया है रंगों में, कलरों में? रंगों में कलर बहुत वैरायटी बढ़ी हुई है। एक से एक कलर आए, डिजाइन आए हुए हैं। और क्या कहते हैं कलर फुहारा आए हैं और स्मोक आया है जो कलर धुआं फेंकता है, परंतु तेजी काफ़ी है।
अभी रंग बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे? कैसे? अभी महंगे के कारण नहीं बिक रहे हैं, आगे यदि बिक जाए तो ठीक है। बहरहाल होली के त्योहार को लेकर रंग, गुलाल, पिचकारियों और तरह तरह के खिलौनों की दुकानें बाजार में सज गई हैं। हर्बल कलर और गुलाल के स्मोक बमों की डिमांड ज्यादा है। ग्वारीघाट में नर्मदा के घाटों की सफाई व्यवस्था चौपट है। जगह जगह लगे कचरे के ढेरों के कारण नर्मदा भक्तों की आस्था को ठेस लग रही है। घाटों पर भंडारा और प्रसाद वितरण करने वालों में भी जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण घाटों पर गंदगी देखने को मिलती है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्वारीघाट में घाटों की सफाई के लिए अलग से ठेका किया जाता है, जिस पर लाखों रुपए प्रति माह खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद घाटों पर गंदगी है। वहीं प्रसाद वितरण करने वालों एवं भंडारा कराने वालों में जागरूकता का अभाव है, जिसके चलते जगह जगह कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। चौपट सफाई व्यवस्था से नर्मदा भक्तों को ठेस लग रही है। यहाँ हम दर्शन करने के लिए आते हैं, उसके उपरांत दिखता है कि पूरी गंदगी लोग फैलाए रहते हैं। ये अच्छा नहीं है इसके ग्वारीघाट में, धार्मिक स्थल में। हम यहाँ आके देखते हैं, नर्मदा जी के दर्शन करते हैं और यहाँ पे गंदगी भी क्या देखते हैं? गंदगी में देखते हैं दोना पत्थर और सब कुछ गंदगी भरी हुई पड़ी है यहाँ पे सब। हम नर्मदा जी आते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ आते हैं। माँ नर्मदा बहुत पूजनीय है, लेकिन हम जब भी घाटों में आते हैं हम बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आसपास इतनी गंदगी है। लोग भंडारा करते हैं और फूल चढ़ाते हैं, अपने घर से निर्माल्य लाते हैं, सब नर्मदा जी में डाल देते हैं, जिससे घाटों में बहुत गंदगी हो जाती है और वो मन मतलब दुखी हो जाता है कि ये हमारे पूजनीय स्थल है, हमें यहाँ पर साफ सफाई रखनी चाहिए। जगह जगह दोने पड़े हैं, जगह जगह गंदगी पड़ी है, लोग थूक देते हैं, जिसके कारण हम जब नर्मदा जी को पूजनीय समझते हैं तो हमें उनके घाटों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। और ये सब जनता की जिम्मेदारी है कि हमें जो भी गंदगी है वो अपनी तुरंत उठा के उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। घाटों की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बहरहाल नगर निगम के सफाई ठेके की शर्तों के मुताबिक दिन में 3 बार सफाई के सभी घाट साफ सुथरे नजर आएंगे। होमगार्ड और सिविल डिफेंस विभाग की ओर से छात्रों को आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से छात्रों को आपातकाल के दौरान होने वाले नुकसान को रोकने और राहत कार्य के गुर सिखाए जा रहे हैं। होमगार्ड और सिविल डिफेंस विभाग की ओर से मैनेजमेंट के छात्रों को आपातकाल के दौरान राहत और बचाव कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस ट्रेनिंग कैंप में छात्र राहत के समय उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों की जानकारी और उसके उपयोग की विधियों को सीख रहे हैं। विशेषज्ञों द्वारा उन्हें इस बात की जानकारी दी जा रही है कि आपदा के समय राहत कार्यों को सफल बना सकता है। सिविल डिफेंस विभाग में पदस्थ अधिकारियों का कहना है कि प्रशिक्षण शिविर का मकसद लोगों को विपदाओं के समय संकटों से निपटने के लिए तैयार करना है। पीछे करने से, गर्दन पीछे करने से ये क्या है, बिल्कुल सीधी हो जाती है। डीएम महोदय के निर्देश पे एक बैच चलाया जा रहा है। 25 का बैच है। अभी 3 बैच हम लोगों ने प्रशिक्षित कर दिए हैं। इसमें आपदाओं के प्रकार और उसका मैनेजमेंट, आपदा आने पर किस प्रकार से सेवाएं, कौन कौन से विभाग इसमें सक्रिय रहते हैं और कौन कौन से एसेंशियल सर्विस है, बच्चों को इसकी जानकारी दी जा रही है। और इनका एग्ज़ाम के बाद इन्हें ग्रेडिंग करके इनके कॉलेज के प्रिंसिपल के पास भेज दिया जाता है। ये 7 दिन का प्रशिक्षण है। सिविल डिफेंस और होमगार्ड विभाग लगातार इन ट्रेनिंग शिविरों का आयोजन करता आ रहा है ताकि आपदा के दौरान लोग इसका उपयोग कर सकें। क्षत्रिय समाज के युवक युवतियों के वैवाहिक संबंध आसानी से तय हो सके, इसके लिए क्षत्रिय महासभा द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन विजयनगर में किया गया, जिसमें 300 से ज्यादा युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया। क्षत्रिय महासभा द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन विजयनगर में किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए करीब 300 से ज्यादा परिवार शामिल हुए। क्षत्रिय युवक युवतियों ने अपना परिचय देकर योग्य जीवन साथी की तलाश की। वहीं कई युवक युवतियों के परिचय ऑनलाइन भी दिए गए। वीडियो कॉलिंग के जरिए भी युवक युवतियों ने अपना बायोडाटा सबके सामने रखा। हमने बहुत प्रयासों के बाद एक ये आयोजन तय किया जिससे समाज को लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए आज हम ये आयोजन जो है 21 मार्च 2021 को होने वाला था, परंतु लॉकडाउन लगने की वजह से ये आयोजन नहीं हो पाया। आज हम पुनः इस आयोजन को हमने सुचारू रूप से करने का चाहा। इसमें हमें बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि लोगों ने बहुत उत्साह के साथ इस आयोजन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। लगभग 300 जोड़ियाँ यहाँ बनने की हमें आशा है। इसमें 300 युवक युवती शामिल हुए हैं
और समाज में देखते हुए, इसकी आवश्यकता को देखते हुए आज जो आयोजन रखा गया है, इसका लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि इसके दूरगामी परिणाम मिलेंगे। आयोजकों ने बताया कि क्षत्रिय समाज को महंगी शादियों से मुक्ति दिलाने एवं परिणय संबंध तय होने में आने वाली परेशानियों को कम करना ही उनका मकसद है। सहज योग के जरिए जीवन में तनाव कम हो सकता है और कार्य कुशलता में आशातीत विकास संभव है। सहज योग सिखाने वालों ने इस वर्ष ग्रामीण इलाकों में जाकर किसानों को सहज योग का प्रशिक्षण देने संकल्प लिया है, ताकि उनके जीवन से तनाव कम हो सके और कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो। सहज योग परिवार के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 7 मार्च को सहज योग की चैतन्य रथ यात्रा जबलपुर आने वाली है। जबलपुर के आसपास 40 गांवों का भ्रमण करेगी और किसानों एवं ग्रामीण जनों को सहज योग का महत्व बताते हुए सहज योग सिखाया जाएगा, ताकि उन्हें तनाव से मुक्ति मिले और जीवन सुख एवं शांति से भरपूर हो जाए। सहज योग की जो प्रणेता है परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी, इस वर्ष हम लोग उनका 100वां जन्म दिवस मना रहे हैं। 21 मार्च उनका जन्म दिवस होता है। इसी तात्पर्य में पूरे भारत में 3 रथ प्रचार प्रसार के लिए लोगों को सहज योग का ज्ञान देने के लिए, जानकारी देने के लिए निकाले गए हैं। एक रथ 7 तारीख को जबलपुर पहुंचेंगे। जबलपुर में श्री माता जी का जो आश्रम बनाया गया है वो चौकी ताल बेड़ाघाट रोड पर बनाया गया है, वहाँ पर वो रथ पहुँचेगा। और इस बार हम लोगों ने टारगेट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सहज योग का प्रसार प्रचार करके और खासकर जो कृषक हैं उनको खेती से संबंधित सहज योग से क्या लाभ मिल सकता है, इस बारे में बताया जाए। तो हम लोगों ने करीब 40 गांव इसके लिए चिन्हित किए हैं, करीब जहां ये रथ जाएगा। हमारे सहयोगी वहां जाएंगे, किसानों को ये जानकारी देंगे कि वे सहयोग के माध्यम से किस तरह अपनी फसल की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। आयोजकों ने बताया कि उनका मकसद आम जनमानस के जीवन में व्याप्त तनावों को कम करना और उन्हें अध्यात्म की ओर मोड़ना है, ताकि सबका जीवन बेहतर बन सके। होली सहित आगामी सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पुलिस विभाग और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा बड़े पैमाने पर प्रतिबंधात्मक और बाउंड ओवर की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। होली सहित आगामी सभी पर्वों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की कवायद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है। पर्वों पर कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए जिले के थानों और चौकियों में अपराधियों और शांति भंग करने वाले तत्वों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक और बाउंड ओवर की कार्रवाई हो रही है। पुलिस विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन का अमला थानों और चौकियों में बाउंड ओवर की कार्रवाइयाँ कर रहा है। होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए बाउंड ओवर की कार्रवाई की है। तहसीलदार महोदय पुलिस चौकी गौर में उपस्थित हुए अपने स्टाफ सहित एवं जिन लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है उसका कैंप लगा करके बाउंड ओवर की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और प्रशासन का मकसद त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है। ऐसे में जिन लोगों या असामाजिक तत्वों से शांति भंग होने का खतरा है, उनके विरुद्ध बाउंड ओवर की कार्रवाई की जा रही है। बरगीबांध से निकली नहरें जबलपुर और आसपास के जिलों के किसानों के लिए सिंचाई और जलापूर्ति की सबसे बड़ी स्रोत हैं, लेकिन इन नहरों के टूट-फूट से अंतिम छोर तक के किसानों को नहर के पानी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसानों की परेशानी को देखते हुए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से मौके पर जाकर जाँच करने और उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर और आसपास के जिलों के किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई बरगीबांध की नहरों की हालत खराब होती जा रही है। हर वर्ष नहरों की मरम्मत और रखरखाव के लिए लाखों रुपए का बजट आवंटित किया जाता है, बावजूद इसके नहरों के हाल बेहाल हैं। नहरों में हुई टूट-फूट से अंतिम छोर तक के किसान तक सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंच रहा, तो वहीं दूसरी ओर बांध से नहरों में पानी छोड़े जाने की दशा में नहरों का पानी खेतों में जाकर फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। सिंचाई के लिए नहरों पर आश्रित रहने वाले किसानों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों तक शिकायत भी की और नहरों की मरम्मत की गुहार लगाई है, जिसके बाद कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने नहरों का सर्वे और मरम्मत कार्य कराने का निर्देश संबंधित विभाग को दिया। प्रत्येक साल मरम्मत का बजट आता है, उस पे हर साल कार्रवाई होती है। जब पानी छोड़ा जाता है हर बार टूट फूट होती है, कई बार मानव के द्वारा भी
तोड़-फोड़ कर दी जाती है, तो उसमें लगातार सुधार कार्य किया जाता है। ये बैठक जैसा मैंने बताया, इसमें स्पेसिफिक नहर आदि का नाम लेके नोट कराया गया है इस बार भी कृषकों के द्वारा। तो उस पे संबंधित कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिया गया है कि संबंधित कृषक के साथ मौका निरीक्षण करें और आवश्यकता अनुसार उसमें कार्रवाई करें। कैनाल की बहुत दुर्दशा है, एरिगेशन डिपार्ट सुन रहा है, ई के भी फोन लगाए, ई साहब भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ इतनी ज़्यादा मरम्मत गड़बड़ है कि जैसा समझ लें कि मान लो यदि कैनाल खुलती है तेज बहती है तो 50 एकड़ में पानी भर जाएगा, तो इसकी मरम्मत भी नहीं हो रही और टाइम टेबल से जो लोग सुन भी नहीं रहे। हल्का वो बेसी पेज का है, कम से कम 2-2.5 हजार किसान प्रभावित होगी। और फसल का क्या चाहते हो आप शासन से? अपन जैसा चाहते हैं कि कैनाल की मरम्मत भी हो, टाइम टेबल पर पानी दें, जो कि ताकि किसानों को लाभ मिले। बरगी बांध से निकली नहरें किसानों की सिंचाई की सुविधा और जलापूर्ति का मुख्य स्रोत हैं। ऐसे में नहरों की बदहाल स्थिति से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। रानीताल सर्वोदय नगर बस्ती की सैकड़ों महिलाओं, बच्चों और स्थानीय पुरुषों ने बस्ती की देशी शराब दुकान को बंद करने के लिए प्रदर्शन किया। महिलाओं ने शराब दुकान के विरोध में पैदल मार्च निकाला और प्रशासन से शराब दुकान को बंद कराए जाने आवाज बुलंद की। रानीताल सर्वोदय नगर बस्ती की देशी शराब दुकान के विरोध में बस्ती की महिलाओं, बच्चों और स्थानीय बस्ती वासियों ने पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया। महिलाओं और बस्ती वासियों